नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेपरहवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। भगवान बुद्ध से संबंधित सांस्कृतिक धरोहर हैं ये अवशेष। गृह मंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार के 3 दिवसीय दौरे पर आज गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में लेंगे भाग। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। यमन में सऊदी अरब ने किए हवाई हमले। यूएई समर्थित बलों के 7 अलगाववादी लड़ाकों की मौत, 20 से अधिक घायल। इलाके में पैदा हुआ बड़े टकराव का खतरा। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में पाला पड़ने का अनुमान। भारतीय महिला हॉकी टीम को मिला नया मुख्य कोच। नीदरलैंड के सोल्डमारे ने दूसरी बार जुड़े टीम से पहले कार्यकाल के दौरान टीम ने किया था ऐतिहासिक प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष शीर्षक से आयोजित भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पेपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रति उत्साही लोगों से प्रदर्शनी में आने और पेपरहवा की पवित्र विरासत देखने का अनुभव प्राप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में 1 सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित पेपरहवा के प्रामाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अमित शाह सबसे पहले गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद श्री विजयपुरम ITF फील्ड में नई न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नेताजी स्टेडियम में अंडमान निकोबार सरकार के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रगति की 50वीं बैठक पर कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रगति की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रगति भारत के शासन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुई है और यहां तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने बताया है कि प्रगति एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अपनाने लायक मॉडल भी। देश में सुशासन को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों को समय पर कार्यान्वित करने के लिए निगरानी हेतु बनी ICT प्लेटफॉर्म प्रगति की 50वीं बैठक के बाद कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि ये प्रगति प्लेटफॉर्म भारत के शासन के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लागत और समय की देरी की समस्या से निपटने के लिए प्रगति की अवधारणा पेश की थी। उन्होंने कहा कि ये विभिन्न साझेदारों के बीच वास्तविक समय में सहयोग को बढ़ाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 3300 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। 61 सरकारी योजनाओं और 36 क्षेत्रों में शिकायतों का समाधान भी प्रगति में शामिल है। It is basically a mechanism which deploys a technology-based platform for project monitoring, for citizens' grievance redressal, and for reviewing scheme implementation. But it does this through active collaboration of central ministries and state government. In terms of projects, it has so far covered over 3,300 projects worth 85 lakh crores. This includes both projects which had a problem and projects which did not have a problem. I am not suggesting that all 3,300
faced problems, but this is the portfolio of projects that Pragati has handled in this period of time. 61 government schemes other than projects have also been reviewed in Pragati. पिछले 10 वर्षों में रेलवे में हुई प्रगति पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने कहा कि रेल संबंधी 1437 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। As far as the Indian Railway is concerned, if you just see the figures for the railways, it was 427 projects, and roughly 38% of that has been completed. It is really remarkable, and rest of others are also in the advanced stage of completion, and such reviews plays a very important role. What CAPSEC has already mentioned, that if you just see the number of issues involved, there was 1568, and out of that 37 has already been resolved. Issues largely related to the land acquisitions, forests, right of ways, they are the very important one. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है और पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। So in terms of the network growth, the highways network has seen a 60% growth over the last 11 years. And the reach of the national highways is visible across the country. In terms of construction, the pace of construction had also accelerated, and you had a lot of new players who came into the construction sector, which really pushed up the pace of construction. High-speed corridors, which was a new innovation that was developed over the last 8-9 years, is now seeing a rapid growth. And every year now you're seeing almost about 1,500 kilometers of the high-speed corridors being completed and delivered on the ground. विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में 90% से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो चुका है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में 300% की बढ़त दर्ज की गई है। The Ministry of Power posed 416 projects under the Pragati monitoring system. I am happy to inform that 237 projects have already been commissioned. Most of the issues we faced are related to right of way, forest and wildlife clearance, and also the land acquisition. About 70% of the issues relate to these three areas. In terms of number of issues which have been addressed, you will notice that more than 90% of the issues have already been addressed. कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि प्रगति प्लेटफॉर्म एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए दोहराने लायक मॉडल है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच तल्खी का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग पर एफआईआर से लेकर वोट चोरी के आरोप के बीच एक नया मामला सामने आया है और चुनाव आयोग ने साफ किया है कि उनका मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखना है, लेकिन किसी बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साफ निर्देशों के बावजूद सीईओ ऑफिस को राज्य भर से कई शिकायतें मिली हैं कि इन निर्देशों के बावजूद ऐसे वोटरों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। एसआईआर पर बढ़ती रार, आयोग के निर्देश की अनदेखी करती ममता सरकार। कौन लगा रहा सुनवाई के लिए बुजुर्ग, बीमार की कतार? पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच की तल्खी बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला एसआईआर प्रक्रिया में बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार लोगों को हो रही परेशानी से जुड़ा है। 29 दिसंबर को बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए। कहा गया कि 85 साल या उससे ज्यादा उम्र के वोटर, बीमार लोग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाए। अगर पहले ही नोटिस भेज दिया गया है तो फोन से संपर्क करके उन्हें आने से रोकें और उनकी जांच घर पर ही कर लें। सीईओ ऑफिस को राज्य भर से कई शिकायतें मिली कि इन निर्देशों के बावजूद ऐसे वोटरों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को बुलाने के मामले भी सामने आए हैं। तो बाहर रहते हैं, वो लोग बोला कि इसका जो सरकारी ऑफिस जो आदमी है वो घर से काम करके जाएगा, तो उन लोग को बोला नहीं आपको, हम बोले कि यहाँ आना पड़ेगा। वो लोग बोल कर गए कि नहीं आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं। निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि यदि होम विजिट की जानकारी नहीं दी गई तो संबंधित बीएलओ पर कार्रवाई होगी। पूरे मामले को लेकर भाजपा टीएमसी पर हमलावर है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है,
12 राज्य में एसआईआर हो रहे हैं, लेकिन एक ही राज्य में सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी का जो हेल्प डेस्क था बहुत सारी जगह उसको तोड़ दिया गया। इसका एक अधिकारी का ऊपर ये लोग हमला भी किया। पूरा देश देख रहा है पश्चिम बंगाल में कैसे एसआईआर का ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, एसआईआर के खिलाफ अगर कोई भी उनका विषय है तो इलेक्शन कमीशन को बताए। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताया, इलेक्शन कमीशन ने सबका जवाब दे दिया। कोई लॉजिकल क्वेश्चन वो उठा नहीं पाए। उसके बाद भी अगर लगता है कि इलेक्शन कमीशन सही नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। एसआईआर को लेकर मचे घमासान में भाजपा शुरुआत से ही ममता सरकार पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा रही है। एक बार फिर भाजपा ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए ममता सरकार को घेरा। भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं। जहां वोट रोहिंग्या देंगे, भारतीय नागरिक को डराया जाएगा अगर वो हिंदू होगा, वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देंगे। तो ये चिंताजनक भी है और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस तरह के मनमानी करना और कानून को ध्वस्त करके राजनीति करना, इसका विरोध करेगी। इससे पहले एसआईआर का विरोध करते करते टीएमसी संवैधानिक सीमाओं को भी लांघते नजर आई। पिछले हफ्ते टीएमसी सांसद और अभिषेक बनर्जी के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुरुलिया के पाड़ा में एक बुजुर्ग की आत्महत्या की घटना को लेकर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मृतक दुर्जन मांझी के बेटे कन्हई मांझी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 भाग 2 के तहत एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी है। उनका दावा है कि मृतक दुर्जन को एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद रेल की पटरी से उनका शव बरामद हुआ। अभिषेक बनर्जी की एफआईआर वाली टिप्पणी के बाद इस शिकायत के आधार को लेकर विश्लेषण शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि थाने में दी गई शिकायत अंग्रेजी में लिखी है, जबकि नीचे मृतक के बेटे ने बांग्ला में हस्ताक्षर किए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल के पिछड़े जिले के एक सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी युवक को अंग्रेजी में शिकायत पत्र किसने लिख कर दिया। पुरुलिया की इस घटना पर सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, ये किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संसदीय कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कमीशन कह रहा है आने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी के लोग कैंप लगा के बैठे हुए हैं और वो बुजुर्ग को ला रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सवाल उठ रहा है, जवाब क्या है ये भी मालूम ही हो रहा है। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आंकड़ों के आधार बनाकर लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग पर हमला किया जा रहा है और इस बीच चुनाव आयोग ने नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। आयोग के अनुसार पहले 1,36,00,000 से अधिक मामलों में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, जिनका सत्यापन किया गया। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह संख्या घटकर 94,49,000 रह गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि आंकड़ों की जांच पारदर्शी तरीके से की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। और इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी को लेकर घटी घटना के बाद राज्य सरकार ने मामले को लेकर गंभीरता से कड़ी कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण हुई घटना में राज्य सरकार लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इस संबंध में कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया, पीएचई के प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को भी हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
बात करें मौसम की तो देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाए रहने का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि राजधानी दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई है। राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी तापमान गिरने से ठंड का कहर जारी है। आईएमडी ने कुछ एक इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंचने की चेतावनी दी है। ठंड और कोहरे के इस दौर में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित इस पवित्र मेले के प्रथम स्नान में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये मेला हर साल हिंदू पंचांग के माघ में आयोजित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में संगम स्नान से अक्षय पुण्य, पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने वाला ये मेला इस वर्ष 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। वहीं मेले की व्यवस्थाओं पर बोलते हुए प्रयागराज के मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि सभी को व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और सभी लोग सुविधा अनुसार यहां पर स्नान कर रहे हैं। पे जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करी गई और यहाँ पे सबको जो है व्यवस्था सुचारू है, अच्छी लग रही है और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि माँ गंगा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे और आज हम लोगों का माघ मेला प्रारंभ हो रहा है और कहते हैं कि सारे महीनों में सबसे अच्छा माघ मेला है और सबको यहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। साथ साथ प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि सभी इंतजाम पूरे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। लोग संगम क्षेत्र में आसानी से आ जा पा रहे हैं। चारों रूप से सारी चीजें चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं अब चुस्त दुरुस्त हैं और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हर घाट पे स्नान चल रहा है और कहीं पे कोई असुविधा नहीं है। लोग बड़े आराम से संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एग्जिट का भी रूट पूरा क्लियर है और लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है और अभी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर वर्ष आयोजित होने वाले माघ मेले की आज शुरुआत हुई और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं को पावन पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मेले में पधारे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु तीर्थराज प्रयाग पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों और कल्पवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करें, यही प्रार्थना। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप DD न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें कि यमन में सत्ता संघर्ष एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने शुक्रवार को यमन के हद्रामौत प्रांत में UAE समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि STC के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसमें 20 अलगाववादी लड़ाकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये हवाई हमले अल खशा सैन्य शिविर पर किए गए। इसके अलावा सयून शहर के हवाई अड्डे और सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि हमलों के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पिछले कई हफ्तों से अलगाववादी एसटीसी द्वारा अपने क्षेत्रों पर कब्जे को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से तनाव लगातार जारी है। और यूक्रेन के खार्किव शहर में शुक्रवार को एक बहुमंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि जिससे पूरी इमारत तबाह हो गई। करीब 30 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल से इमारत को निशाना बनाया था। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले से इनकार करते हुए कहा कि विस्फोट यूक्रेनी गोला बारूद के फटने से हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सैन्य खुफिया प्रमुख जनरल कैरिलो बुडानोव को राष्ट्रपति कार्यालय का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। यह परिवर्तन ऐसे समय में किया गया है जब यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी कूटनीतिक प्रयासों के निर्णायक दौर में है। बुडानोव 39 साल के हैं और उन्हें रूस के खिलाफ गुप्त सैन्य अभियानों को मजबूत करने का श्रेय भी दिया जाता है। यूक्रेनी सरकार के अनुसार बुडानोव का अनुभव मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और शांति प्रयासों के दौरान यूक्रेन के लिए अहम साबित होगा। और अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को जानकारी दी कि उन्होंने 1 जनवरी को अमेरिका में आईसिस समर्थित हमले को नाकाम कर दिया है। दरअसल नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले 18 साल के क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट ने आईसिस से प्रेरित होकर साल की शाम को हमला करने की योजना बनाई थी। अमेरिकी अटॉर्नी रस फर्ग्यूसन ने बताया कि स्टर्डिवेंट नॉर्थ कैरोलिना में एक ग्रोसरी स्टोर और फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर हमला करने वाला था। उन्होंने कहा कि वो जिहाद की तैयारी कर रहा था और निर्दोष लोगों को मारने की योजना बना रहा था। इसके साथ ही एफबीआई ने आरोपी के घर से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं जिसमें आतंकी हमले से जुड़ी जानकारी का ब्यौरा था। इसके अलावा एफबीआई ने 2 हथौड़े और एक चाकू भी जब्त किया है। That we have foiled a terrorist attack that was planned to take place on New Year's Eve in Mint Hill, North Carolina. The defendant here is an 18-year-old named Christian Sturdivant. He has been planning this attack for about a year, but he's been planning an attack for far longer than that. He was planning this attack in support of ISIS, and we have charged him with attempting to provide material support to a foreign terrorist organization. He pledged his allegiance to ISIS with that undercover agent, and he disclosed his plans to, quote, do jihad soon. बात करें खेलों की तो भारतीय महिला हॉकी टीम को नया मुख्य कोच मिल गया है। हॉकी इंडिया ने नीदरलैंड्स के सोट मारिने को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की। मारिने दूसरी बार भारतीय टीम के मुख्य कोच बने हैं। इससे पहले उनके कार्यकाल के दौरान टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 4था स्थान हासिल किया था। मारिने के सहायक के रूप में मटियास विला को नियुक्त किया गया है। 2017 से 2021 के बीच सोड मारिने के कार्यकाल में भारतीय महिला टीम की विश्व रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और टीम शीर्ष 10 में पहुंचने में सफल रही है। मुख्य कोच के रूप में मारिने की पहली बड़ी चुनौती 8 से 14 मार्च 2026 तक हैदराबाद में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर होंगे। और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और 7 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन वीनस विलियम्स 5 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने जा रही हैं। 45 वर्षीय वीनस इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। उन्हें 18 जनवरी से शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। वीनस ने आखिरी बार 2021 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग लिया था। वे 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल वर्ग में उप विजेता रह चुकी हैं। वो 2003 और 2017 में फाइनल में सेरेना से हार गई थीं। और साल 2025 में साइबर फ्रॉड के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिला। लाखों लोग ठगे गए। साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर फेक एड्स, डीप फेक वीडियोस और निवेश स्कैम से लाखों लोगों को लूट रहे हैं। सबसे डरावनी बात जो है वो ये है कि ठग अब OTP का इंतजार नहीं करते। कई मामलों में बैंक अकाउंट से पैसे बिना OTP, बिना अलर्ट के ही गायब हो गए। सरकार और पुलिस नई तकनीकों से इनका कड़ा मुकाबला कर रही है। खासकर संचार साथी ऐप जो अब साइबर क्राइम का सबसे मजबूत हथियार बन चुका है। आज के समय में सावधानी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। हमारे इस खास पॉडकास्ट में साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से जानिए नए तरह के साइबर अपराध और उनसे बचने के उपाय।
संचार साथी ऐप में आप देखेंगे जो 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, यदि वो आप रेगुलर इस्तेमाल करने लगे तो साइबर क्रिमिनल अपना अटैक कर ही नहीं पाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय ऑलमोस्ट 80% रोल प्ले कर रहे हैं साइबर क्राइम के लिए। इंस्टाग्राम पे कोई ऐड आता है, उसके बाद आप उस पर ट्रैप होना शुरू होते हैं, या फेसबुक पर आता है या गूगल पर आता है। आपको लगता है कि ये ऐड तो किसी लेजिट कंपनी ने पोस्ट किया होगा, पर कई सारे 30-40% ऐड इस समय फ्रॉडस्टर्स डाल रहे हैं। हम जानते हैं कि तकनीक जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से ठग भी नई नई तरकीबें ईजाद कर लेते हैं। हमारे इस सोशल साइबर पॉडकास्ट में हम बता रहे हैं नए नए साइबर अपराधों की असली कहानियाँ, डीप फेक और AI स्कैम्स की हकीकत और ख़ुद को सुरक्षित रखने के प्रैक्टिकल उपाय। आप कैसे रखें अपने आप को सेफ और कैसे नए तरह के अपराधों से बचें, खुद को बचाएं, जानने के लिए आप देख सकते हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे DD न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार उन पहलुओं पर करेंगे बात जिन्हें जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय ऑलमोस्ट 80% रोल प्ले कर रहे हैं साइबर क्राइम के लिए। जब पैसा रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि फ़ोन चोरी होता है और उसके तुरंत बाद पैसे निकल जाते हैं। जो वो लिंक वहाँ पर दी गई है, यदि आपने उस लिंक को क्लिक करके अपना बैलेंस चेक किया तो आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। 20,000 से ज़्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल आइडेंटिफाई किए गए जो लोग खुद को बोलते थे कि हम मुंबई और दिल्ली में हैं, पर उनकी लोकेशन आ रही थी पाकिस्तान, दुबई और दूसरी कनाडा। तो देखिए साइबर अलर्ट सिर्फ DD न्यूज़ पर। और दिल्ली में साहित्य, संस्कृति और विचारों का महाकुंभ शुरू हो गया है। जी हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया और इस मौके पर RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। क्या खास है इस दिल्ली शब्दोत्सव में, आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। आप इस खास रिपोर्ट को देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुक्रवार से दिल्ली शब्दोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव के उद्घाटन सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने की। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली शब्दोत्सव के संयोजक हर्षवर्धन त्रिपाठी और सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग और सुरुचि प्रकाशन द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीयता, संस्कृति और साहित्य का समागम करना है। दिल्ली में यह महोत्सव सच में भारतीय विविधता का परिचायक है। 40 पुस्तकों का विमोचन इस कार्यक्रम में होना हमारे साहित्य को और हमारे विचारों को मजबूत करने की दिशा में बहुत सुंदर प्रयास है। शब्दों के माध्यम से ही पूरा खेल दुनिया में चल रहा है। ये शब्दों में ताकत भी बहुत होती है। अगर सही दिशा में जाए, अगर गलत दिशा में जाए तो वो विध्वंस करता है, और सही दिशा में जाए तो वो जीवन का उत्सव बनता है। वही मुझे लगता है शब्दोत्सव का हमारा अर्थ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यहाँ भारत की संस्कृति का एक लघु रूप देखने को मिला है। ये भारत की संस्कृति का वो एक लघु रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और विश्व की आज भी सबसे समृद्ध संस्कृति है। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जो दिमाग में बंदूकें और बम रखने का ये जो वैचारिक आतंकवाद है, इस वैचारिक आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक है। दिल्ली को जिस वैचारिक आतंकवाद का गढ़ बनाने का कुप्रयास पिछले कई सालों में हुआ है, उसका एक मुंहतोड़ जवाब एक कार्यक्रम के माध्यम से और सीरीज के माध्यम से, जो कि हर वर्ष हो, दिया जा सकता है। सत्र का पहला दिन स्वावलंबन से शौर्य और भीतर का रण आंतरिक मोर्चे की चुनौतियों पर केंद्रित रहा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 40 से ज्यादा पुस्तकों का लोकार्पण, 6 बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, 2 बड़े कवि सम्मेलन और 100 से ज्यादा वक्ता शामिल होंगे। इस महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। ये शब्दोत्सव भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और वैचारिक विरासत को समझने का एक अच्छा मंच कहा जा सकता है। दिल्ली सरकार की योजना है कि इस दिल्ली शब्दोत्सव को सांस्कृतिक पहचान के रूप में विकसित किया जाए।
कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।